आपकी परिभाषा है, वसुंधरा राजे जी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री रही हैं। वो लोकसभा और विधानसभा में अनेक बार सदस्य रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और इसलिए उसको आप इग्नोरेंस कहेंगे तो फिर कोई डेफिनेशन नहीं होगी। और ये 2024 जो आपने इलेक्शन लड़ा 25 सीटों पर, पार्टी किसी को भी कैंडिडेट ने इनवाइट नहीं किया कि वसुंधरा राजे को कहीं आपने स्टार प्रचारक में रखा, ना वसुंधरा राजे किसी पे गई, सिर्फ झालावाड़ को उलझ के रह गई, तो इग्नोरिंग तो है सर। ये आपकी डेफिनेशन है। मेरी नहीं, वो झालावाड़ में पूरे समय काम कर रही थी और झालावाड़ के आसपास की सीटों में जहां उनको समय मिला वो गई हैं। वो राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में और चंद लोगों में शुमार होना ये कोई कम सम्मान नहीं है। आज ये विषाद तो मेरे मन में भी हो सकता है, लेकिन पार्टी ने मुझे एक प्रदेश की भूमिका दी है तो सोच समझ के ही दी है। अब मैं उसमें से ये निराशा व्यक्त करूं कि मुझे पार्टी ने राजस्थान में क्यों कुछ नहीं दिया, तो ये मायने नहीं रखता है। जब हमने पार्टी को अपना लिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक पार्टी जो भूमिका दे वो हम लोग शहर स्वीकार करते हैं और उसमें काम करते हैं। अगला कोई बोले। नहीं, मेरा एक लास्ट सवाल मेरा, ये आप सर्वसम्मति से आपको तय किया कि उन्होंने प्रेस के लिए। मेरा एक सवाल है, ये बाद में करेंगे। 2024 का जो आपका इलेक्शन हुआ, 23 में जो इलेक्शन हुआ, बाड़मेर ने जो आपको मैंडेट दिया, जब आपको लग रहा था कि कैंडिडेट जो है आपके सामने प्रियंका चौधरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर उनका टिकट काटना और फिर वो उनका जीत जाना जनता ने, तो जनमत तो ये था कि प्रियंका चौधरी एक नेता थी, तो उनको क्यों इग्नोर किया? तो आप प्रियंका जी की पैरवी कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं? मैं किसी की मेरा काम नहीं है सर ये। देखिए ये जो आपके सवाल हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन राजनीति में पद की, टिकट की और महत्वाकांक्षाओं की कोई सेट फिनोमेना नहीं है और न ये कोई फंडामेंटल अधिकार है। मैं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, तो इसलिए मैं पार्टी पर ये एलिगेट नहीं करता पार्टी को कि भाई मुझे ये क्यों नहीं दिया। जब हमने पार्टी को अपना लिया और पार्टी के डिसिप्लिन का हमने कमिटमेंट ले लिया, हमारे यहाँ जब मेंबर बनता है उसको हालांकि कम लोग पढ़ते हैं, उसके पर्ची के पीछे 5 निष्ठाएं लिखी होती हैं, उसमें कमिटमेंट होता है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैं पार्टी के निर्णय का, पार्टी के अनुशासन का पालन करूँगा। एक सामान्य सी बात है। और इसलिए राजनीति में टिकट की, राजनीति में पद की, राजनीति में संभावनाओं की कोई भी सेट फिनोमेना नहीं है। ये अवसरों के उपलब्धता के आधार पर और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। और ये क्लेम तो कोई नहीं करता, हम कभी नहीं कहा कि 200 के 200 जीतेंगे। पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, कई जगह हम हारते भी हैं, उन हार के कारणों का विश्लेषण भी करते हैं, उससे सबक भी लेते हैं। हम बहुत बार जीते भी हैं, बहुत बार हारे भी हैं। मैंने जनसंघ की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया, तो जीत तो दिवा स्वप्न जैसी थी, लेकिन हम जीते हैं तो खूबियों के आधार पर जीते हैं, और हारे हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रबंधन की या दूसरे किस्म की कमियां रही होंगी। इसलिए पार्टी व्यक्तिपरक नहीं है, पार्टी एक समूह है और सामूहिक रूप से निर्णय होता है, उसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, परिस्थितियों से रिलेटेड भी हैं, तात्कालिक परिस्थितियों से भी हैं, और किसी न किसी इक्वेशन से प्रभावित भी हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज़ें इस तरीके की होती किसी दल में नहीं होती होंगी। ये कम्युनिस्ट पार्टी में भी होती हैं, ये आम आदमी में भी होती है, कांग्रेस पार्टी में भी होती हैं और बीजेपी में भी होती हैं। राजनीतिक दल है, इसलिए उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है, कुछ लोगों को टिकट मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, कुछ पार्टी के साथ जुड़ते हैं, कुछ नहीं जुड़ते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, नयों को पहले अवसर मिल जाता है। मैं 55 साल की उम्र में एमएलए बना, जिनको हम लोगों ने तैयार किया 25 साल की उम्र में एमएलए बन गए, तो ये कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। सर, बाड़मेर जिले में आम जन की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में भारी अभाव है और अब सरकार डबल इंजन की हो गई है, लेकिन बाड़मेर में अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल वाजिब सवाल है, और यहाँ मुझे काफ़ी लोगों ने प्रतिवेदन भी दिए हैं। नगर पालिका नगर क्षेत्र से संबंधित भी है, ग्रामीण क्षेत्र से भी है, उसमें कुछ बुनियादी विकास से भी संबंध रखते हैं और कुछ नगर निकाय की, कुछ पंचायती राज की, कुछ कानून से संबंधित, कुछ किसानों की समस्याएं, कुछ बेरोजगारों के डेलीगेशन मिले हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी है। मैं यहाँ उनको यही कमिटमेंट किया है कि मैंने वो सब प्रतिवेदन भी लिए हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी बात सुनी है, और एक ईमानदार कार्यकर्ता के नाते उनकी बात पहुँचाने की मैं निश्चित रूप से उनको मैंने आश्वस्त किया है कि आपकी बात सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी
और केवल पहुंचेगी नहीं, जो आपने फरमाया कि अब उम्मीदें ज़्यादा हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो इतना भरोसा कह सकता हूं कि जो समस्याएं हमारे पास आएंगी हम उनको प्राथमिकता से उसका निस्तारण की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। ये मैं मानता हूं कि कई बार जब सत्ता बदलती है तो लोग रात को ये सोचते हैं कि कल से सब चीज़ें बदल जाएंगी। मेरे ख्याल से 52 से लेकर आज तक ऐसा चमत्कार कभी हुआ नहीं है। लोकसभा के चुनाव भी आए, सरकार को जितना योग्य समय ब्यूरोक्रेसी के रिशफलिंग में, बाकी चीज़ों के सेटलमेंट में, चीज़ों को समझने में, मुद्दों तक पहुंचने में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, उन सब चीज़ों को, उदाहरण के तौर पर अभी ERCP बड़ा मुद्दा था, सरकार ने तत्काल किया, 72 घंटे के भीतर उसका घोषणा करी। पेपर लीक एक बड़ा मसला था जिसमें इतने बड़े पैमाने पर SIT गठित होने के बाद गिरफ्तारियां हुई, एक्शन हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके समाधान के लिए सरकार ने कोशिश की है, क्योंकि पिछली बार विरासत में हमें 5 साल में जो सरकार थी, सबसे ज़्यादा मुकदमे उस समय दर्ज से विरासत में एक बदतर कानून व्यवस्था दी, बदहाल अर्थव्यवस्था दी, 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा था। इसी तर्ज पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी वो ठीक तरीके से डील नहीं हुई, इसलिए आज लोग डिमांड करते हैं। केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं की जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं को जानबूझकर फेल किया। आयुष्मान को फेल किया, चिरंजीवी लेकर आए, उसका धरातल पर कोई वजूद नहीं था। जल जीवन मिशन में राजस्थान हिंदुस्तान के 30 प्रदेशों में सबसे नीचे पायदान पर था। कितना करप्शन हुआ आप सब लोग उसको पढ़ते हो, आप ही लिखते हो। तो एक चैलेंज था कि केंद्र की योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करके डबल इंजन का लाभ कैसे लें। अभी मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, सरकार, विधानसभा भी चल रही है, 10 तारीख को बजट आएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो बजट आएगा वो जनता की आकांक्षाओं का बजट होगा, हर तबके के लिए होगा और अभिनव होगा, राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट होगा। तो मुझे लगता है 10 तारीख तक आप लोगों को इंतजार भी करना चाहिए। सरकार थी, सबसे ज़्यादा मुकदमे उस समय दर्ज से विरासत में एक बदतर कानून व्यवस्था दी, बदहाल अर्थव्यवस्था दी, 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा था। इसी तर्ज पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी वो ठीक तरीके से डील नहीं हुई, इसलिए आज लोग डिमांड करते हैं। केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं की जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं को जानबूझकर फेल किया। आयुष्मान को फेल किया, चिरंजीवी लेकर आए, उसका धरातल पर कोई वजूद नहीं था। जल जीवन मिशन में राजस्थान हिंदुस्तान के 30 प्रदेशों में सबसे नीचे पायदान पर था। कितना करप्शन हुआ आप सब लोग उसको पढ़ते हो, आप ही लिखते हो। तो एक चैलेंज था कि केंद्र की योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करके डबल इंजन का लाभ कैसे लें। अभी मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, सरकार, विधानसभा भी चल रही है, 10 तारीख को बजट आएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो बजट आएगा वो जनता की आकांक्षाओं का बजट होगा, हर तबके के लिए होगा और अभिनव होगा, राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट होगा। तो मुझे लगता है 10 तारीख तक आप लोगों को इंतजार भी करना चाहिए। उसमें बहुत सारी घोषणाएं समाहित हैं, पर इतना कह सकता हूं कि भजनलाल जी की सरकार एक ईमानदार सरकार है। एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना, ये मुझे लगता है मिरेकल जैसा था, कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई मेरे और आदूराम जी का जिक्र कर सकते होंगे, लेकिन भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का एक साहसिक फैसला है, कार्यकर्ताओं को मनोबल देने वाला फैसला है, कार्यकर्ताओं को संबल देने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक बार सरकार को काम करने का अवसर देना चाहिए। तो मैं आज भी कायम हूँ कि 10 तारीख के बजट का इंतजार करिए और उसके बाद जो आपने कहा है उनका हम सिलसिलेवार तरीके से उसका निराकरण भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद आप ही के पार्टी के मंत्री फिरोजलाल मीणा का इस्तीफा काफ़ी चर्चाओं में है। उसके बारे में मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जब तक वो खुद उस पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर दें, उसका कारण नहीं बताएं, तो नैतिकता कहती नहीं उसके बारे में कुछ मीनमेख निकालूं, कुछ कहूं। केंद्र के संज्ञान में भी है, प्रदेश की इकाई के संज्ञान में भी। मुझे लगता है कि जो पार्टी के भीतर के इस तरीके के जो मसले होते हैं, हमारा नेतृत्व सक्षम है कि उसका निराकरण समय पर करेगा। राहुल गांधी के बयान के बाद पूरे प्रदेश में लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है देश के लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो गया, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां परिपक्व हो गई, इस चीज़ का कोई परीक्षण का कोई पैमाना नहीं है। नेता परिपक्व हो गए, इसका कोई पैमाना नहीं है, और अभी भी नेता परिपक्व नहीं है, उसका पैमाना राहुल गांधी है।
वो उनकी गाड़ी पटरी पर दौड़ते दौड़ते कब पटरी से उतर जाए। और वो जो राहुल गांधी का बयान है वो पटरी से उतरने वाला ही बयान है। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते अच्छा भाषण दिया, पर एक कमी छोड़ दी, यानी एक पूरी कम्युनिटी को कोई व्यक्ति ऐसे कैसे टारगेट कर सकता है। या तो उनके भाषण लिखने वाला कोई गलत व्यक्ति बैठा है, उनको उसके बारे में दुरुस्त करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह सकते हो, किसी समाज विशेष के लिए कह सकते हो, किसी दल विशेष के लिए कह सकते हो। पूरे हिंदू समाज को हिंदू हिंदू कहना और ये हिंसक बोलना कि हिंसा करते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है कि कहीं राहुल गांधी जो लगातार चीन से बराबर वार्तालाप करते हैं दूरभाष पर, उसका नतीजा तो नहीं है। इस तरीके का बयान कोई अपरिपक्व राजनेता ही दे सकता है। सर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान